स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है वो दे देता हूं। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। वो इस बैच में एडमिशन लेके अपनी संपूर्ण तैयारी है जो उसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो देखिए, फीस 38,500 है, लेकिन आप मेरा कोड अगर ओम लाइव यूज़ करेंगे तो फीस हो जाएगी 21,999। इस फीस में ये जो दोनों बैच की कंबाइंड प्रिपरेशन किस तरह से करनी है वो आपको बताया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर आपको दी जाएगी। इसकी शुरुआत है जो 22 अप्रैल से शाम को सुबह के 8 बजे हो रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, हमारी जो पहली खबर है उसके तहत क्या है कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो कि अपने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो पॉलिसी है वो लेकर के आ रहा है। पूरी तरीके से जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है वहां पर 100% ईवीज चलेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि पहला स्टेट बन गया है देश का जो 100% ईवीज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करता है। ठीक है, अगर आप वैसे अलग से जो गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत ये खरीदी जाती है तो उसके तहत ईवीज में 15% की सब्सिडी भी मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर कोई मतलब जो सरकार यहाँ पर ईवीज खरीदेगी उसका माध्यम क्या होगा, तो सरकार जो ईवीज खरीदेगी उनका माध्यम है जो वो नॉमिनेशन होगा, मतलब टेंडर नहीं भरा जाएगा, नॉमिनेशन है जो वो इसका माध्यम होगा। इसके अलावा कर्नाटक है जो ये पहला स्टेट बना था जिसने ये घोषणा की थी कि ई व्हीकल पॉलिसी की जो है वो लेकर के आ रहे हैं। ठीक, तो कर्नाटक वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है, यूपी का ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम अगली खबर की बात करें तो देखिए, उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का कहर है। ठीक है, अभी कल भी हमने हीट वेव वाला जो है वो पार्ट आपको पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हीट वेव जो खतरनाक होती है वो 47 डिग्री से अगर ऊपर निकल जाती है तो वो खतरनाक मानी जाती है। अगर आप मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो मैदानी इलाकों में 40, वहीं अगर आप तटीय इलाकों की बात करते हैं तो तटीय इलाकों में इसको 37, और जो आपके पहाड़ी इलाके हैं उनमें 30 डिग्री। अगर इससे ऊपर निकलता है पारा तो उसको हम हीट वेव की कैटेगरी में मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। आप चित्तौड़गढ़ है ना, वो हॉटेस्ट प्लेस था डेजर्ट, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में कहें तो चित्तौड़गढ़ जो था वो हॉटेस्ट प्लेस था। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है जो जहाँ पर कवर किया गया, रिकॉर्ड किया गया था, और कितना 43.2 था वो टेम्परेचर जिसको रिकॉर्ड किया गया है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अब तक का है जो वो 44.2 डिग्री सेल्सियस है जो कि रिकॉर्ड किया गया कहाँ पर, आपके हमीरपुर और प्रयागराज में। ठीक है, तो ये वाला जो रिकॉर्ड था इसको तोड़ दिया है उत्तर प्रदेश में, और आपका जो हमीरपुर और प्रयागराज है इन क्षेत्रों में 44.2 डिग्री तक टेम्परेचर है जो वो पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त क्या है कि मार देखने को मिल रही है, गर्मी की चपेट में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वो परेशान है इस चीज़ से। ठीक है, तो हीट वेव्स हैं जो इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना होगा। अगर आपको मीटियोरोलॉजी IMD का जो फोरकास्ट है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो हीट वेव की जो कंडीशन है वो बहुत से कंट्रीज़ में है जो वो प्रिवेल करती है। मतलब जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो हीट वेव्स है वो जो है वो परेशान करने वाली जो है रिपोर्ट्स वहाँ से पाई जा रही हैं। और मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको ऑरेंज अलर्ट की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, जहाँ पर लू की बहुत ज़्यादा संभावना देखने को मिल रही है। और अगर आप इसके प्रोडिक्शन की बात करते हैं तो हल्की रेन है जो वो नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स हैं जो वहाँ हो सकती है। किसकी वजह से, कल भी मैंने आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की बात कही थी, तो वहाँ उसको एक सॉल्यूशन की तरह यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन सिर्फ वो पश्चिमी एरिया में प्रोडिक्शन अभी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑरेंज अलर्ट है जो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये कलर्स आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो कलर है वो नो सीवियर वेदर प्रोडिक्टेड करता है। ये वाला कलर बी अलर्ट की बात करता है, ये बी प्रिपेयर्ड की बात करता है ऑरेंज, और जो आपका ये लाल हो गया तो मतलब कि एक्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारी अगली खबर है वो है एंटी करप्शन ब्रांच ने विदेशों से चंदा लेने वाले 4 NGO हैं जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। CBI की जांच शुरू है। ठीक है, देखिए मामला क्या है, ऐसा होता क्या है कि NGO के 2 व्यू आते हैं। देखो, एक NGO आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पूरा ही ले सकते हैं, या अगर हम सिर्फ NGO, ठीक है, अगर हम NGO की बात करते हैं तो NGOs के 2 व्यू आते हैं। एक
एक तो ये होता है कि भाई इनके पास जो फंडिंग नहीं आएगी तो बेचारे काम कैसे करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि समाज में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल से मतलब कि हमारे जो समाज की जो प्रॉब्लम है वो इनके थ्रू ही तो पहुंचती है आगे सरकार के पास तक, ठीक है। तो अगर वही नहीं होगा, तो अगर इनके पास फंडिंग नहीं होगी तो ये काम कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, 3 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। एक आपकी हो गई पब्लिक, मतलब आप सरकार कह सकते हैं, एक हो गई प्राइवेट, और एक हो गई आपकी ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीएसओ जिसको बोलते हैं, या इसी के तहत आपका एनजीओ एक पार्ट है इसी का, ठीक है। तो देखिए जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ये पब्लिक जनता के हित में काम करते हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है ऐसा करना। ये हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं, ठीक, प्रॉफिट मेकिंग इनका काम है। और ये ही एक इकलौती ऐसी संस्था होती है जो एक ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, आप कह सकते हैं समाज हित के लिए काम कर रही है, ठीक है, बिना किसी लालच के। जिस ये गोले मैंने 3 इस तरह से बनाए हैं एक दूसरे को काटते हुए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जब तक इनके पास फंडिंग नहीं होगी तब तक ये काम कैसे करेंगे। और दूसरी बात इनके लिए जो समझ में आती है वो ये है कि कई बार विदेशी फंडिंग इस तरह की इनके पास आ जाती है जिसकी वजह से इनके पास एक मोटिव होता है, मतलब कि बहुत से ऐसे एनजीओज हैं जो सिर्फ कागजों पर हैं, लेकिन वो सही से अपना काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो या फिर वो मान लीजिए कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो सरकार ने ये चीज़ एक लागू कर दी है कि भाई अगर कोई फंडिंग बाहर से आ रही तो पहले उसकी प्रॉपर जांच होगी, उसके बाद ही उसको लागू किया जाएगा। तो ये इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम अभी आ गई कि क्योंकि सब जांच के दायरे में आ गए तो सारी फंडिंग इनकी क्या रुक गई है, फंडिंग रुक गई है, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये सही से काम नहीं कर पाते। तो दोनों व्यू हैं इसके, ठीक है। यहाँ वाले अगर हम व्यू की बात करें तो 4 एनजीओ के खिलाफ देखिए मुकदमा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए विदेशों से इन्होंने फंडिंग ली है। अब विदेशों से जो फंडिंग आ रही है उसका मोटिव है जो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो अधिकतर ये देखा गया है कि वो नेगेटिव मोटिव के साथ आती है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो चलिए, एंटी करप्शन ब्रांच है जो सीबीआई, उसने लखनऊ वाले ने, ठीक है, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन है जो इन एनजीओज जो गैर सरकारी संगठन है उनके खिलाफ स्टार्ट कर दी है। किस लिए? आपका एफसीआरए आपने सुना होगा, ठीक है। एफसीआरए इसका काम क्या है कि जो भी बाहर से फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग जो भी होती है, उस फंडिंग की पहले जांच करना कि क्या ये फंडिंग देश हित के लिए आई है या कोई और पर्पज है, तो उसके तहत फिर ये अलाउ किया जाता है, ठीक है। एनजीओ कितना 2.85 करोड़ है जो इन्होंने रिसीव किया था बाहर से, अगेंस्ट द रूल्स जो हैं उसके अगेंस्ट जाकर के इन्होंने रिसीव किया, जिसकी वजह से जांच बैठी है। और मॉनिटरिंग यूनिट है, क्या नाम है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट है ना, एफसीआरए डिवीजन है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। उसने इसकी कंप्लेंट्स है जो 4 एनजीओ की वो लिख लिया और उस पर काम शुरू हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं यूपी 112, आपने सुना है इसका नाम, 112 हेल्पलाइन है जो यूपी, उसके बारे में बात हो रही है। ये 100 से ज़्यादा लोगों की हर दिन मदद करती है। क्या है मामला? देखिए यूपी, अगर हम 112 की बात करें तो जब से ये चालू हुआ है तो 3.8 करोड़ केसेस हैं जो उत्तर प्रदेश में इसने हैंडल किए हैं, जिसमें 84% तो ऐसे हैं जिनको स्पॉट पे ही रिजॉल्व करा जा चुका है। उसके अलावा जो सर्विस ये जो सर्विस देते हैं वो इमीडिएट हेल्प के नाम पर होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं और इनको हॉस्पिटल लेके जाना, ये सारी मदद है जो वो आपको 112 आप करती है। और आप देखिए 100 से ज़्यादा केसेस हैं स्टेट में जो हर दिन ये सुलझाती है, ठीक है। इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल ले जाना, एक्सीडेंट्स जो इतने सारे यूपी में होते हैं वो सारे, क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती भी हैं, और इसका जो काम है वो एक सराहनीय काम है, ठीक है। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो इन डिस्ट्रेस जस्ट डायल 112, अगर कोई भी समस्या है तो 112 आप डायल कीजिए और चीज़ों को सॉल्व करवा सकते हैं। तो देखिए पुलिस है इसके अंदर, फायर, हेल्थ, वुमेन सेफ्टी, ये सारी चीज़ें हैं जो वो एक अम्ब्रेला के अंदर इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। वहीं अगर आप ये हाउ टू कॉल अ वर्क, ठीक, किस तरह से इसको कॉल करेंगे, तो जब भी आप इमरजेंसी की सिचुएशन में होंगे तो बस आपको डायल कर देना है, जो भी नियर बाई होगी आपकी। अगर आग से संबंधित है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी, अगर एक्सीडेंट से संबंधित है तो एम्बुलेंस, या फिर अगर कोई क्राइम से संबंधित है तो पुलिस आपकी तुरंत ही उस पर मदद करेगी। मतलब कि क्या है कि अब आपको क्या है, जा करके रिपोर्ट दर्ज करा करके फिर ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यूपी 112 है जो उसको कॉल करते ही सारी समस्याओं का समाधान है जो वो हो जाता है, ठीक। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो इंप्लीमेंट कर रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसको। इसके बाद
विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट इंक्लूडेड इन द IMD कलर कोड। IMD कलर कोड है, उसमें नहीं है इनमें से कौन सा, रेड, ग्रीन, ब्लू या ऑरेंज, कौन सा नहीं है बताइए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री गवर्न्स द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो बाहर से आने वाला कंट्रीब्यूशन है उसको कौन सी बॉडी गवर्न करती है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस या एक्सटर्नल अफेयर्स, कौन सी मिनिस्ट्री है, मंत्रालय कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके बाद यूपी 112 है जो, ठीक है, यूपी 112 है जो, ये हेल्पलाइन नंबर ये कवर करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स, वेस्ट बंगाल और असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, किसको ये कवर करता है। तो 112 यूपी के अलावा और कहाँ चलता है वो वाली पार्ट भी आपको कमेंट बॉक्स में इसमें बताना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर om.narayan@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। @omdivedi007 ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा चैनल है जिस पर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये PDF भी मैं वहीं पर शेयर कर दूंगा। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।